हेलो स्टूडेंट, हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, टीडीपी में। उसके कुछ कल हमने एमसीक्यूज देखे थे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने अंडरग्राउंड केबल के बारे में भी ओवरव्यू लिया था, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमने पढ़ा था, ठीक है। और उसके कुछ एमसीक्यूज देखे थे। अब हम उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक, जो हमारे कुछ एमसीक्यूज हो गए थे, ठीक, उसके आगे से अब हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए 3-phase 4-wire AC system, unbalancing is caused due to the connection of, क्या होता है, 3-phase 4-wire सिस्टम है ना, तो इसमें अनबैलेंसिंग तब उत्पन्न होती है जब हम सिंगल से फेज लोड कनेक्ट करें, ठीक है। अगर 3-phase लोड कनेक्ट करेंगे तो हमारी अनबैलेंसिंग हमारी क्या है, उत्पन्न नहीं होती है। यह कब उत्पन्न होती है, हमारी जब सिंगल फेज लोड हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा सिंगल फेज लोड्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बल्क पावर कंज्यूमर आर सप्लाई एट, ठीक है। तो बल्क पावर कंज्यूमर जो होते हैं उनको हम 11 kV पर सप्लाई करते हैं, ठीक। 11 kV पर उनको पावर सप्लाई करी जाती है बल्क कंज्यूमर्स को, ठीक। और जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर होते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए उन्हें 400/230 वोल्ट पर सप्लाई की जाती है, ठीक। तो हमारा जो बल्क पावर कंज्यूमर होते हैं उनको हम 11 kV पर सप्लाई देते हैं पावर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन द अर्थ वायर इज़ प्लेस्ड, ठीक। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उन पर अर्थ वायर जो होता है वो हमारा सबसे फेस के ऊपर होता है, ठीक है। फेज वायर के ऊपर रहता है हमारा, ठीक। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में फेज वायर के ऊपर रहता है हमारा अर्थ वायर, ठीक है। वो सॉरी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ना, ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें रहता है। जो ट्रांसमिशन लाइन टावर वगैरह होते हैं, जो सबसे ऊपर वायर चलता है ना टावर में, वो हमारा क्या होता है, अर्थ वायर होता है, ठीक। तो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर रहता है। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है ना, उनमें सबसे नीचे रहता है अर्थ वायर हमारा, ठीक। क्या रहता है, फेज वायर रहते हैं, ठीक। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा, फेज वायर रहेंगे। उसके बाद सब उसके नीचे हमारा क्या रहेगा, न्यूट्रल। उसके बाद रहता है सबसे नीचे हमारा अर्थ वायर। लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में न्यूट्रल नहीं होता है, ठीक। तो हमारा क्या रहता है, 3 फेज होंगे अर्थ, उसके बाद सबसे नीचे जो हमारा होगा वो अर्थ वायर होगा, ठीक। तो हमारा क्या रहता है, बिलो द फेज कंडक्टर, फेज कंडक्टर के नीचे रहता है, ठीक है। उसके नीचे रहता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक। और ट्रांसमिशन में सबसे ऊपर रहता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बिलो द फेज कंडक्टर, ठीक। एज कम्पेयर टू द अंडरग्राउंड सिस्टम द ओवरहेड सिस्टम इज मोर एक्सपेंसिव, लेस फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल, या नन ऑफ अबव। क्या रहता है, ये मोर फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक। जो अंडरग्राउंड सिस्टम जो होता है हमारा, अगर फॉल्ट वगैरह आ गया ना अंदर, तो क्या है, उसमें बहुत दिक्कत हो जाती है। फॉल्ट ढूंढो फिर उसको सही करो, ठीक। लेकिन हमारा क्या है, जो ओवरहेड सिस्टम है उसमें वह फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। उसमें क्या है, अगर मान लो कोई ख़राब हो गया हमारा केबल अंडरग्राउंड सिस्टम में, तो उसको काट के फिर दोबारा जॉइंट लगाओ, फिर उसको पहले तो फॉल्ट कोई ढूंढो, उसमें फिर खुदाई करो। लेकिन क्या है, इसमें ओवरहेड में क्या है, खुदाई वदाई करनी नहीं पड़ती है, आसानी से फॉल्ट मिल जाता है, ठीक। और आसानी से उसको सही कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा मोर फ्लेक्सिबल होता है, ठीक। अंडरग्राउंड सिस्टम की तुलना में ओवरहेड सिस्टम, ऊपर वाला सिस्टम, मोर फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कम्पेयर टू ओवरहेड सिस्टम द अंडरग्राउंड सिस्टम इज मोर कॉस्टली, हैज़ लेस चांसेस ऑफ फॉल्ट, हैज़ मोर यूजफुल लाइफ, या ऑल ऑफ अबव। तो क्या होगा, एज कम्पेयर टू ओवरहेड सिस्टम। तो अंडरग्राउंड सिस्टम क्या होता है, कॉस्टली भी होता है, जाहिर सी बात है, अंडरग्राउंड सिस्टम कॉस्टली होता है, ठीक। उसमें फॉल्ट के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। हैज़ लेस चांसेस ऑफ फॉल्ट, हैज़ मोर यूजफुल लाइफ, इसकी यूजफुल लाइफ भी अधिक होती है, ठीक। तो हमारे ऑल ऑफ अबव, राइट आंसर इज 4, ठीक। वो कॉस्टली होता है, जाहिर सी बात है, ठीक। हैज़ लेस चांसेस ऑफ फॉल्ट्स, फॉल्ट के चांस उसमें कम रहते हैं, यूजफुल लाइफ अधिक होती है उसकी, ठीक है। तो चारों हमारे क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक। इसको देखना है हमें बहुत ध्यान से। इफ़ द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए केबल
ऑफ लेंथ 10 किलोमीटर इस इतना है, ठीक है। 1 मेगा ओम, सॉरी वाट कह रहा हूँ। अभी मैंने उस देखो ये हमने मेगर पढ़ा था ना जब मेगर, तो मेगर का यूज़ कहाँ करते हैं हम, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम किस में लेते हैं, मेगा ओम में, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेगा ओम में दे रखा है, देखो इसका रेजिस्टेंस। इट्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस फॉर 50 किलोमीटर लेंथ विल बी, ठीक है। तो 10 किलोमीटर के लिए इतना है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो 50 किलोमीटर के लिए कितना होगा, तो हम इसको देखते हैं। इसका फार्मूला होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इसका एक फार्मूला है हमारा, ठीक। ये होता है, देखो दिखाता हूँ अभी। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है। एक तो हमारा जो नॉर्मल रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक। लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है आर इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल लॉग ई R2 अपॉन R1, ठीक है, ठीक। तो हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, देखो यहाँ पे एल के क्या है, समानुपाती है ये, लेकिन यहाँ एल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। यहाँ नॉर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो केबल की लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो लेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक। तो देखो यहाँ के क्या दे रखा है हमें, 10 किलोमीटर के लिए 1 मेगा ओम है, तो ये पूछ रहा है 50 किलोमीटर के लिए कितना होगा, ठीक। तो देखो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, हम जानते हैं क्या होता है रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एल, तो R2 अपॉन R1 इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो R1 की वैल्यू हमें दे रखी है 1 मेगा ओम, ठीक। ये देखो 1 मेगा ओम दे रखी है, और L1 भी दे रखा है हमें 10 किलोमीटर, ठीक है। और L2 दे रखा है हमें 50 किलोमीटर, हमें R2 निकालना है, ठीक है। R2 की वैल्यू निकालना है हमें। तो R2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो R2 इक्वल टू L1 दे रखा है 10 किलोमीटर, L2 दे रखा है 50 किलोमीटर, और R1 दे रखा है 1 मेगा ओम, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, R2 इक्वल टू ये R2 कितना आएगा हमारा निकल के, तो 10/50 हो गया ना ये, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा निकल के, 0.2 मेगा ओम, ठीक है। 0.2 मेगा ओम, 0.2 मेगा ओम आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज 1, 0.2 मेगा ओम इज राइट आंसर, ठीक है। 0.2 मेगा ओम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो व्हेन लेंथ ऑफ केबल इज इंक्रीज इट्स कैपेसिटेंस, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये पढ़ाया नहीं है ना, ये समझ में नहीं आया। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग वगैरह ये समझ में नहीं आएगा। द केबल फॉल्ट मे बी ड्यू टू, केबल में जो फॉल्ट होता है किस वजह से हो सकता है। पहला ब्रेक इन कंडक्टर, फेलियर ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर, फेलियर ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। तो केबल में फॉल्ट जो है चारों वजह से हमारे हो सकता है, इन तीनों की वजह से, ठीक है। कंडक्टर अगर ब्रेक हो गया तब भी हमारा फॉल्ट हो सकता है, इंसुलेशन फेल हो गया तब भी फॉल्ट हो सकता है। कंडक्टर अगर ब्रेक हो गया तो ओपन सर्किट फॉल्ट होगा, इंसुलेशन फेल हो गया दोनों कंडक्टर के बीच तब क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। फेलियर ऑफ इंसुलेशन बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, तो ये अर्थ फॉल्ट होगा, ठीक है। तो चारों की वजह से हमारा क्या फॉल्ट हो सकता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस इन ए केबल इज एट, जो मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होती है वो केबल में किस जगह पे होती है। देखो कंडक्टर में करंट फ्लो होती है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस होती है ना,
वह कंडक्टर के सरफेस पे होती है, और सबसे कम जो होती है ना वह हमारा लेड शीट पे होगी। ठीक, कंडक्टर के सरफेस पे सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, सेंटर ऑफ कंडक्टर में भी नहीं होगी, और सबसे कम कहाँ होगी हमारी मिनिमम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस, वह लेड शीट पे होगी। ठीक है, तो लेड शीट इज़ राइट आंसर। ठीक, लेड शीट पर सबसे अधिक हमारी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए थ्री वायर डीसी सिस्टम द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रल वायर इज जनरली, जो न्यूट्रल वायर का एरिया होता है ना वह हमारा क्या है, जो हमारे पॉजिटिव वायर होते हैं ना उनसे आधा होता है, आउटर वायर होते हैं उनसे आधा रहता है। हमेशा न्यूट्रल वायर हमेशा हाफ रखा जाता है एरिया में। ठीक है, तो न्यूट्रल वायर का एरिया हमेशा हाफ रखा जाएगा। ठीक है, हाफ डेट ऑफ आउटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन फ्रॉम विच लोड्स आर टैप्ड आउट इज कॉल्ड, कौन सी लाइन से जो है लोड हमारे कौन सी लाइन में टैपिंग की जाती है, फीडर में नहीं करी जाती है, इसीलिए इस फीडर को डिज़ाइन किया जाता है करंट कैपेसिटी के आधार पर। सर्विस मेंस क्या होती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर के टर्मिनल से जोड़ता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो डिस्ट्रीब्यूटर में हम क्या करते हैं, टेपिंग करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से टेपिंग करते हैं तभी तो हम इसको लेते हैं, लोड से जोड़ते हैं। तो क्या टेप आउट कॉल्ड ए लाइन फ्रॉम विच लोड्स आर टेप ऑफ इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से हम टेपिंग करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज डिस्ट्रीब्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर कंबाइंड पावर एंड लाइटिंग लोड। ठीक है, पावर और लाइटिंग लोड के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है यूज़ करा जाएगा, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज फॉर कंबाइंड पावर एंड लाइटिंग लोड। क्या कह रहा है, कंबाइंड ऐसा लोड क्या है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें हम पावर और लाइटिंग लोड दोनों ले सकें। लाइटिंग लोड मतलब फ़ैन पंखा वगैरह जो सिंगल फेज लोड होता है ना, इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल लिया जाता है, वह उसको लाइटनिंग लोड कहते हैं। ठीक है, लाइटिंग लोड जिसमें फ़ैन हमारी लाइट वगैरह हम कनेक्ट करते हैं, और पावर लोड होता है उसमें हम डबल फेज लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हमें 3 फेज 4 वायर सिस्टम लेना पड़ेगा। ठीक, जिसमें न्यूट्रल भी होना चाहिए ना भाई। लाइटिंग लोड कैसे लेंगे हम, लाइटिंग लोड लेने के लिए हमें क्या एक फेज, देखो ये है 3 फेज 4 वायर, जो 1 2 3 फेज हैं RYV और एक न्यूट्रल है। ठीक है, तो लाइटिंग लोड लेने के लिए हमें एक फेज लेना पड़ता है और एक न्यूट्रल लेना पड़ता है। ठीक है, और हमारा पावर लोड के लिए दोनों हमें फेज लेना पड़ेंगे। ठीक, तो अगर 3 फेज 3 वायर सिस्टम होगा तब उसमें न्यूट्रल नहीं होगा ना, तो उसमें क्या करेंगे, हम लाइटिंग लोड नहीं ले सकते, केवल पावर लोड ले सकते हैं। सिंगल फेज 2 वायर में हम पावर लोड नहीं ले सकते, केवल लाइटिंग लोड ले सकते हैं। ठीक है, तो और 3 फेज 4 वायर में दोनों लोड ले सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज 3 फेज 4 वायर AC सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड हैव, जो इंसुलेटिंग मटेरियल हम केबल के लिए यूज़ करेंगे उसमें क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। ठीक, ताकि मैकेनिकल इंजरी को आसानी से सहन कर सके। नेक्स्ट चौथा क्या है, ऑल अबव, तो ऑल अबव इज़ राइट आंसर, सभी होना चाहिए, सभी प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर वोल्टेज वेरिएशन एट कंज्यूमर्स टर्मिनल इज़, कंज्यूमर्स टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वेरिएशन कितना कर सकते हैं, वह होता है हमारा ±10% तक हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, ±10% तक हम कंज्यूमर के टर्मिनल पे वोल्टेज का वेरिएशन कर सकते हैं। ठीक, तो सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके से, द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गिव पुअर परफॉर्मेंस इफ़ वोल्टेज वेरिएशन इज़ मोर देन, अगर
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे क्या है, पुअर परफॉर्मेंस देंगे अगर हम वोल्टेज वेरिएशन क्या करें, मोर देन 6%, ±6%। ठीक, अगर ±6% से कम करेंगे तो हमारा क्या है, पुअर परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था ना। ठीक, ठीक है, कितना कर सकते हैं हम, ±6% तक। ठीक है, इससे अधिक करेंगे तो पुअर परफॉर्मेंस हमारी होगी। ठीक, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हमारा, ये गलत, 6% है ना भाई, 6% से अधिक नहीं कर सकते ना। तो कंज्यूमर्स के टर्मिनल पर मैक्सिमम वेरिएशन कितना होना चाहिए, द वोल्टेज वेरिएशन एज कंज्यूमर्स टर्मिनल इज द 10% इज ±6% ऑफ डिक्लेयर्ड वोल्टेज। ठीक, ±6% है ना, अभी देखा था हमने, ये है, ये क्या, द वेरिएशन लिमिट ऑफ वेरिएशन वोल्टेज वेरिएशन ऑफ वोल्टेज वेरिएशन इज ±6% ऑफ रेटेड वैल्यू एट कंज्यूमर्स टर्मिनल। ठीक है, एस कंज्यूमर्स टर्मिनल। ठीक, तो कितना होना चाहिए हमारा, ±6% कर सकते हैं। ठीक है, ये 10%, ये 10 ±6% है। ठीक है, ठीक, ±6%। अगर वोल्टेज वेरिएशन इससे अधिक होगा तो ख़राब हो जाएगा हमारा, क्या परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा। तो 10% करें तो बहुत ख़राब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या ±6% होगा, वेरिएशन हम कितना कर सकते हैं, ±6% रेटेड वोल्टेज से, और यहाँ पे मतलब 6% तक बढ़ा सकते हैं और 6% तक कम कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस गिव पुअर परफॉर्मेंस इफ़ वोल्टेज वेरिएशन इज़ मोर देन, तो अगर 6% से ±6% से अधिक होगा वोल्टेज वेरिएशन तो पुअर परफॉर्मेंस देगा हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज रेटेड इन, ये तो हम पढ़ चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस में रेटेड होगा, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में ले जाती है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होगा, केवीए में। ठीक, रेटेड किस में होगा, केवीए में। ये तो आसान क्वेश्चन है। इन एसी मोटर द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या करती है एसी मोटर में, ट्रांसफार्मर में क्या करती है मैग्नेटाइजिंग करंट, हमने पढ़ी थी, वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री लैग करती है ना, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है ना मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक, तो ट्रांसफार्मर क्या एक इंडक्टिव सर्किट होता है ना, इसी प्रकार एसी मोटर भी इंडक्टिव सर्किट होगा, तो उसमें भी क्या करेगी, मैग्नेटाइजिंग करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ठीक है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। ये तो हम ट्रांसफार्मर वगैरह में पढ़ चुके हैं ना, इंडक्टिव सर्किट भी पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था हमने ये। द लो लैगिंग पावर फैक्टर इन एसी पावर सिस्टम ड्यू टू, किसके कारण होता है, पावर फैक्टर करेक्शन इम्प्रूवमेंट बताया था मेथड, तो ये पढ़ा था हमने कि क्या कारण होते हैं कि हमारा लो पावर फैक्टर लैगिंग होता है, लो होता है, तो उसके कारण क्या थे, इंडक्शन मोटर था, आर्क लैम्प था और वेयरिंग लोड ऑन सिस्टम, ये तीनों थे। ठीक, तो हमारा चौथा इज राइट, ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर। ठीक, लो लैगिंग पावर फैक्टर किसकी वजह से होता है, इंडक्शन मोटर की वजह से, आर्क लैम्प की वजह से, लोड वेरी करता है सिस्टम पर उसकी वजह से भी होता है। ठीक, तो चारों हमारे, तीनों हमारे सही होंगे ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लो पावर फैक्टर रिजल्ट इन, पढ़ा था हानि, ये पढ़ी थी, लो पावर फैक्टर की क्या हानि हो सकती है, कॉपर लॉस बढ़ जाती है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन बेकार हो जाता है और हैंडलिंग कैपेसिटी ख़राब हो जाती है, तो राइट आंसर इज़ 4। ठीक, चारों हमारे, तीनों हमारे सही हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम पढ़ चुके हैं ना, पावर फैक्टर करेक्शन इंप्रूवमेंट में पढ़ा था हमने, हमने देखा था कि क्या क्या हानि है लो पावर फैक्टर की, तो ये देखा था हमने, करंट क्या होती है उसमें बढ़ जाती है, जब करंट बढ़ती है तो हमारी कॉपर लॉस बढ़ती है। ठीक है,
फिर हमारे क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन बुरा होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है, ठीक, और कैपेसिटी भी ख़राब हो जाती है, ठीक। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव। द मोस्ट कॉमन फॉल्ट इन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज, सब जो मोस्ट कॉमन फॉल्ट होता है ना हमारा फेस टू न्यूट्रल फॉल्ट होता है, ठीक, सॉरी फेस टू अर्थ फॉल्ट। वन फेस टू अर्थ फॉल्ट होता है, ये लगभग हमारा 75 से लेकर 80% तक यही फॉल्ट होता है, सिंगल फेस टू अर्थ फॉल्ट, ठीक है, सिस्टम में। तो राइट आंसर इज सेकंड। रिंग मेन सिस्टम इज यूज्ड इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज इट इज़, ये रिलायबल होता है, ठीक, बहुत अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन देता है और इसमें फीडर लॉसेज भी कम होती हैं। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ अबव, ठीक है। ठीक, चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे, कल से हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू।